India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर सुनवाई के दौरान कर्नाटक एडवोकेट जनरल ने कुरान में लिखा सभी कुछ अनिवार्य नहीं है, स्कूल के नियमों का पालन करना होगा। अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित ही धर्म के लिए अनिवार्य। हेट स्पीच मामलों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। टीवी बन गया है भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म, टीवी के लिए सख्त नियामक तंत्र की जरूरत। केंद्र से 2 हफ्तों में जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ के मामलों की अगले हफ्ते से होगी लाइव स्ट्रीमिंग। सीजेआई यूयू ललित की अगुवाई में फुल कोर्ट मीटिंग में लिया गया फैसला। जेलर को धमकाने मामले में मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने किया दोषी करार। 7 साल की सजा सुनाई, 37,000 का जुर्माना लगाया। India Legal presents Courts Roundup. हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 9वें दिन सुनवाई हुई। कर्नाटक सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल नवादगी ने कहा कि कुरान में जो कुछ भी लिखा है वो धार्मिक भले हो लेकिन अनिवार्य नहीं है। हिजाब पहनने के लिए किसी धार्मिक स्रोत के आधार पर दबाव नहीं बनाया जाता। जस्टिस धुलिया ने पूछा, तो क्या छात्राओं को स्कूल के गेट पर अपने अधिकार से वंचित होना पड़ेगा? नवदगी ने कहा कि अगर स्कूल में दाखिला लेते हैं तो नियमों का पालन करना होगा, इसमें मौलिक अधिकारों के हनन का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल बुधवार को कर्नाटक सरकार की दलील पूरी हुई। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए 1 घंटा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले पर सुनवाई हुई। कर्नाटक एडवोकेट जनरल नवादगी ने बहस शुरू करते हुए कहा कि हम कुरान के विशेषज्ञ तो नहीं हैं, फिर भी ये कह सकते हैं कि कुरान का हर शब्द धार्मिक हो सकता है लेकिन अनिवार्य नहीं हो सकता। जस्टिस गुप्ता ने एडवोकेट जनरल से कहा कि याचिकाकर्ताओं की दलील है कि कुरान में जो कुछ कहा गया है वो ईश्वर का वचन है और अनिवार्य है। नवदगी ने कहा, तथ्य ये है कि हिजाब न पहनने के लिए भी नहीं कहा जा सकता और न ही इसे पहनने के लिए किसी स्रोत के आधार पर दबाव बनाया जा सकता है। कोर्ट ने नवदगी से पूछा, फिर धर्म के लिए अनिवार्य रूप से धार्मिक क्या है? नवदगी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत जो भी संरक्षित है वही धर्म के लिए आवश्यक है। नवदगी ने कहा कि पर्सनल लॉ में जब भी धार्मिक प्रथा को अनिवार्य बताया जाता है तब ही अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षा मिलती है। कोर्ट ने कहा कि एक दलील दी गई जिसमें कहा गया कि हिजाब पहनने का अधिकार अभिव्यक्ति की आजादी का मूल अधिकार है। नवदगी ने कहा कि ड्रेस कोड का नियम रूल 11 के तहत मिला है जो किसी संस्थान को ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार देता है, इसलिए क्या रूल 11 को अनुच्छेद 19 के तहत व्याख्या की जानी चाहिए? नवदगी ने कहा कि यदि कोई छात्र उचित ड्रेस नहीं पहनता है और शिक्षक उसे स्कूल से वापस भेज देता है तो क्या ऐसे में छात्र अदालत जाकर कह सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है? जस्टिस धुलिया ने कहा कि हो सकता है कि कुछ स्कूलों में यूनिफॉर्म ना हो तो आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं? नवदगी ने जवाब दिया कि सभी सरकारी स्कूलों में सरकार द्वारा निर्धारित एक ड्रेस है। कर्नाटक 1ली से 10वीं तक के छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म प्रदान करता है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी का सवाल है, कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल यूनिफॉर्म निर्धारित करेगी और उसे मानने को स्टूडेंट बाध्य है। नवदगी ने कहा कि अगर स्कूल में हिजाब पहना जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल परिसर में भी कोई प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध केवल कक्षाओं में है। जस्टिस धुलिया ने पूछा कि तो क्या छात्राओं को स्कूल के गेट पर अपने अधिकार से वंचित होना पड़ेगा?
नवदगी ने जवाब दिया कि जब मैं किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन लेता हूं, तो वो शिक्षा अधिनियम द्वारा शासित होता है। ऐसे में मौलिक अधिकारों का हनन का सवाल ही नहीं उठता। जस्टिस गुप्ता ने पूछा कि अगर कोई हेडस्कार्फ पहनता है तो क्या वो समानता के अधिकार को प्रभावित कर रहा है। नवदगी ने जवाब दिया कि अगर स्कूल कहता है कि हिजाब में प्रतिबंधित नहीं है तो सरकार हिजाब पहनने से रोक सकती है। हिजाब मामले पर अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एम नटराजन ने अपनी दलील देते हुए कहा कि हिजाब पर राज्य में कोई प्रतिबंध नहीं है। राज्य ने केवल ये निर्धारित किया है कि स्कूल ड्रेस को निर्धारित कर सकते हैं जो धर्म से तटस्थ हो। दलीलों के बाद कोर्ट ने नवदगी से चार्जशीट और कर्नाटक के आदेश का हिंदी दाखिल करने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं भड़काऊ भाषण के मामले पर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने टीवी एंकर पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि टीवी एंकरों की बड़ी जिम्मेदारी है। टीवी एंकर गेस्ट को टाइम तक नहीं देते। एक सख्त नियामक तंत्र स्थापित करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि टीवी पर 10 लोगों को डिबेट में बुला लिया जाता है। जो अपनी बात रखना चाहते हैं उन्हें म्यूट कर दिया जाता है। उन्हें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलता। कोर्ट ने कहा कि टीवी भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गया है। टीवी एंकर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बहस में कोई भड़काऊ बात ना होने दे। वो कुछ गलत करेंगे तो उसका नतीजा भुगतना होगा। प्रेस की आजादी अहमियत रखती है, लेकिन बिना रेगुलेशन के टीवी चैनल हेट स्पीच का जरिया बन गए हैं। कोर्ट ने कहा कि एंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये देखना उनका कर्तव्य है कि किसी भी क्षण में ऐसे घृणास्पद भाषण ना दें। मुख्यधारा के मीडिया या सोशल मीडिया पर ऐसे भाषणों की भरमार है। कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रेखा कहाँ खींचनी है। हेट स्पीच का हमारे दिमाग पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने कहा इससे सख्ती से निपटना चाहिए और इससे सख्ती से निपटा नहीं जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको ऑफ एयर किया जाना चाहिए और जुर्माना लगाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ब्रिटेन में एक चैनल पर भारी जुर्माना लगाया गया था। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार इन सब पर मूक दर्शक क्यों बनी हुई है? कोर्ट ने कहा कि राजनेताओं ने इसका सबसे अधिक फायदा उठाया है। टेलीविजन चैनल तो उन्हें मंच देते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब धर्म संसद होने जा रही थी तो आपने क्या कार्रवाई की? क्या आपने इसे रोका? उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने धारा 144 लगाई। हमने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी भी राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म हिंसा का प्रचार करता है। कोर्ट ने कहा कि सजा ऐसी होनी चाहिए कि वो एक मिसाल बन जाए। कोशिश करनी चाहिए कि विशाखा गाइडलाइन की तरह सीमाओं के भीतर हम जो कर सकते हैं वो करें। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है और जवाब देने के लिए कहा है कि हेट स्पीच को लेकर लॉ कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने पर उनका क्या विचार है। कोर्ट 23 नवंबर को अब मामले की अगली सुनवाई करेगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई पहल करते हुए 27 सितंबर से संविधान पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का फैसला लिया है। सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता में एक फुल कोर्ट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। शुरुआत में सुनवाई यूट्यूब के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही के सीधा प्रसारण करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब संविधान पीठ के समक्ष कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई चल रही है। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की संवैधानिक वैधता, भोपाल गैस त्रासदी के मुआवजे की पर्याप्तता, बोहरा समुदाय के बहिष्करण के अधिकार के मुद्दे शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 27 सितंबर से संविधान पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का फैसला किया है। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने एक पूर्ण अदालत की बैठक में ये निर्णय लिया गया। निर्णय सर्वसम्मत था और सुनवाई शुरू में यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। शीर्ष अदालत जल्द ही कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने के लिए अपना मंच विकसित करेगी। लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत संविधान पीठ में चल रहे मामलों से होगी। बाद में इसे दूसरे मामलों के लिए भी शुरू किया जाएगा। 2018 में एक मामले का फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने पर सहमति दी थी।
तब कोर्ट की रजिस्ट्री को उससे जुड़ी व्यवस्था बनाने को कहा गया था। कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई तो शुरू की, लेकिन आम लोगों के लिए उसका सीधा प्रसारण नहीं किया गया था। अब कोर्ट के आदेश के 4 साल बाद ये होने जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पिछले सप्ताह सीजेआई और उनके साथी न्यायाधीशों को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय से सार्वजनिक और संवैधानिक महत्व के मामलों की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का अनुरोध किया था। वह 2018 में सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार और प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय तक पहुंच के अधिकार का एक हिस्सा लाइव स्ट्रीमिंग की घोषणा के लिए याचिकाकर्ताओं में से एक थी। शुरुआत में ये प्रसारण YouTube पर किया जाएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट इसके लिए अपनी वेब सेवा भी शुरू करेगा। इससे पहले 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना को विदाई देने के लिए बैठी सेरेमोनियल बेंच की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया था। अब प्रायोगिक तौर पर संविधान पीठ की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। बाद में इसका विस्तार दूसरे मामलों के लिए भी किया जा सकता है। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय तक पहुंचने के अधिकार के तहत अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने का फैसला किया था। इसके बाद न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की ई समिति अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को विनियमित करने के लिए मॉडल दिशा निर्देश लेकर आई। गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अपने YouTube चैनलों के माध्यम से अपनी कार्रवाई का सीधा प्रसारण करते हैं। वहीं ई समिति लाइव स्ट्रीमिंग अदालती कार्रवाई के लिए एक विशेष मंच शुरू करने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की खंडपीठ ने कहा, क्योंकि अधिनियम में ये प्रावधान है कि गुरुद्वारों का प्रबंधन केवल सिखों द्वारा किया जाएगा, ये संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन नहीं है। 2014 का अधिनियम हरियाणा में ऐतिहासिक गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए एक अलग न्यायिक इकाई के निर्माण का प्रावधान करता है। कुरुक्षेत्र स्थित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बेंच ने मुख्य रूप से प्रस्तुत किया कि ये संवैधानिक और मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ था। ये तर्क दिया गया था कि कानून का इरादा विभाजनकारी था और ये सिख समुदाय के बीच असंतोष पैदा करने का प्रयास करता है और मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि ये केंद्र सरकार थी, न कि राज्य सरकार, जो गुरुद्वारा प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए सक्षम थी। हरियाणा को संसद द्वारा अधिनियत गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए 1925 अधिनियम द्वारा जाना होगा। ये तर्क दिया गया था। 1966 का अधिनियम था, इसी सिद्धांत पर आधारित था। एसजीपीसी ने तर्क दिया था कि राज्य ने गुरुद्वारों और संबंधित संपत्तियों के प्रशासन का अधिकार छीन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें केंद्र सरकार के क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 2 अगस्त 2019 को ओडिशा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को समाप्त करने की अधिसूचना को बरकरार रखने के ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने पक्षों की ओर से पेश होने वाले वकीलों से 23 सितंबर 2022 को या उससे पहले एक संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करने के लिए कहा। ओडिशा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले महाधिवक्ता अशोक कुमार पारेजा ने खंडपीठ को अवगत कराया कि अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना रद्द किए जाने के 49,817 मामले उड़ीसा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए गए थे। इनमें से 19 सितंबर 2022 तक 38,226 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। 11,591 मामले शेष हैं। उच्च न्यायालय में 12 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और सेवा मामलों के लिए उच्च न्यायालय की लगभग 5 से 6 समर्पित पीठें हैं। उन्होंने ये भी प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार द्वारा ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्ण बेंच की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही उन्मूलन की अधिसूचना जारी की गई थी। टैग किए गए मामले में याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित डॉक्टर अमन हिंगोरानी ने बेंच को सूचित किया कि अपील की वर्तमान प्रक्रिया भी एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है, क्योंकि अब वादियों को पहले एकल न्यायाधीश, फिर डिवीजन बेंच और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाना होगा। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एएसजी बलबीर सिंह ने ट्रिब्यूनल को खत्म करने का बचाव किया। उन्होंने
एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि संसद के पास ट्रिब्यूनल को समाप्त करने की शक्ति है जिसे उसने बनाया है। बात उत्तर प्रदेश की एक अदालत की, जिसने अफजल नामक 26 साल के एक युवक को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम या एंटी लव जिहाद एक्ट के तहत 5 साल जेल की सजा सुनाई है। अमरोहा की अतिरिक्त जिला जज पॉक्सो कोर्ट कपिला राघव ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया कि आरोपी ने अपने नाम और धर्म के बारे में अपनी असली पहचान छिपाई, नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर उसके पिता की कानूनी संरक्षण से उसे दूर ले गया, उसकी इच्छा के खिलाफ धर्म परिवर्तन कर उससे शादी करने के उद्देश्य से उसे दिल्ली ले जाया गया। अदालत ने कहा यह साबित हो चुका है कि नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न किया गया और उसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया। उसके विरोध करने पर जान से मारने की उसे धमकी दी गई। पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 354, 506, पॉक्सो एक्ट की धारा 7-8 और एंटी लव जिहाद एक्ट 2021 की धारा 351 के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने पीड़िता को उसका धर्म बदलने के इरादे से उससे शादी करने के लिए बहकाया और अवैध यौन संबंध बनाने के इरादे से उसका अपहरण तक किया। उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। चूंकि पीड़िता को आरोपी ने धोखा दिया था और धर्म परिवर्तन के बाद उससे शादी करने के लिए दिल्ली ले जाया गया था, इसलिए लव जिहाद का मामला था। पीड़ित नाबालिग लड़की ने 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपने बयान में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने शुरुआत में कहा कि कानून में कहीं भी धर्मांतरण निषिद्ध नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म का पालन करने और अपनाने का अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के एंटी लव जिहाद एक्ट के तहत गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कराना प्रतिबंधित और दंडनीय है। इधर मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस बीच उद्धव गुट बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट में बीएमसी पर रैली की परमिशन देने के लिए इसको लेकर देरी के खिलाफ याचिका डाली गई। याचिका में तत्काल सुनवाई की मांग की गई है और बीएमसी पर जानबूझकर रैली की इजाजत में देरी करने का आरोप लगाया गया। याचिका को शिवसेना और उसके सचिव अनिल देसाई ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि पार्टी हाईकोर्ट का रुख करने के लिए मजबूर है क्योंकि मुंबई नगर निकाय ने अब तक रैली को अनुमति के लिए अगस्त में भेजे गए उसके आवेदनों पर निर्णय नहीं लिया। याचिका में शिवाजी पार्क में शिवसेना की दशहरा रैली का आयोजन के लिए बीएमसी को तत्काल अनुमति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। बुधवार को न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया गया, जिसमें तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया है। पीठ ने इसे गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। शिवसेना ने अधिवक्ता जोएल कार्लोस के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा है कि पार्टी 1966 से शिवाजी पार्क में हर साल दशहरा रैली का आयोजन कर रही है और बीएमसी ने हमेशा इसकी अनुमति दी है। इस साल जून में शिवसेना में एकनाथ शिंदे गुट का विद्रोह के बाद ठाकरे नीत महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल थी। बाद में शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से 14 सितंबर को दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ग्रीन पटाखों के भंडारण और बिक्री में लगी 2 संस्थाओं द्वारा याचिका दायर की गई है, जिसमें यह दावा किया गया कि डीपीसीसी के पास पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दौरान हरे पटाखों को शामिल करने का कोई अवसर नहीं है। ये प्रार्थना करते हुए कि निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के साथ साथ डीपीसीसी को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोकने के लिए निर्देश देने के लिए मांग की गई। सुनवाई के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा ने याचिकाकर्ताओं के वकील से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समान याचिका के लंबित रहने की स्थिति और दायरे के बारे में पूछा। मामले को 7 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि निर्देश को मनमाना और हरे पटाखों की बिक्री और उपयोग पर लगाए गए अंतिम मिनट पर प्रतिबंध उचित नहीं है। याचिका में तर्क दिया गया कि डीपीसीसी की कार्रवाई
याचिकाकर्ताओं की आजीविका पर नहीं बल्कि इसी तरह के अन्य विक्रेताओं को भी प्रभावित करती है। याचिका में तर्क दिया गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 1 दिसंबर 2020 के आदेश में पटाखों के पूर्ण प्रतिबंध की परिकल्पना नहीं की गई थी, क्योंकि ये उस समय प्रचलित कोविड-19 स्थिति के संदर्भ में पारित किया गया था। वहीं राउस एवेन्यू कोर्ट में एसीबी के वकील ने कहा कि अमानतुल्लाह खान से 4 दिन की हिरासत में सिर्फ 2 दिन ही पूछताछ हो पाई, क्योंकि अमानतुल्लाह खान की तबीयत खराब हो गई थी। उनको एम्स में भर्ती कराना पड़ा था, जिसकी वजह से अमानतुल्लाह खान से सही से पूछताछ नहीं हो पाई थी। अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा, सिर्फ देशों का नाम लेने से नहीं होता, उसके सबूत पेश करने होते हैं। उन्होंने कहा कि पहले तेलंगाना बोल दिया गया था और अब दुबई बोल दिया, उन्हें सबूत पेश करना होगा। एसीबी के वकील ने कहा, भारत के बाहर भी पैसों को भेजा गया। अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि किसने भेजा, किसको भेजा, इस सब चीजों के बारे में भी बताना होगा। एसीबी ने कहा, जिशान हैदर को करोड़ों रुपए दिए गए हैं। एसीबी ने यह भी कहा कि एक राजनीतिक पार्टी को भी पैसा भेजा गया। अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि अमानतुल्लाह खान का कोई लेना देना नहीं है। एसीबी ने कहा, ऐसी कई डायरी हैं जिसमें पैसों के लेन देन के बारे में कहा गया है। ये नहीं कह सकते कि ये लड्डन को नहीं जानते। एसीबी ने कहा कि हो सकता है कि हम जिनके नाम ले रहे हैं वो गलत हो, अहम तो तथ्य पेश कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन जब तक जांच नहीं होगी तब तक कुछ भी सामने नहीं आएगा। एसीबी की तरफ से अमानतुल्लाह के 10 दिन का रिमांड और देने की मांग की गई है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी सिद्ध करार दे दिया। कोर्ट ने उसे 7 साल के कारावास की सजा सुनाई थी, साथ ही 37,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया। ये निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया। मामले में साल 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। साथ ही उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्तौल तक तान दी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी। चलिए, इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Courts Roundup.